बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लास्ट 50 डेज बाकी है। अभी तक अगर तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तुमको लग रहा है कि मैं फ़ेल नहीं हो जाऊं, क्या करूं? कंप्लीट सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, बहुत बड़ा पार्ट जितना सिलेबस है, कैसे कवर करें? अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला बच्चों। इसमें हम डे 1 से डे 50 के बीच आने वाले पूरा कंप्लीट यहाँ पर रोड मैप के बारे में बात करेंगे, कैसे आप 60% से 95% नंबर ला सकते हो। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2026 अप्रोक्सीमेटली 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। कैसे करेंगे पूरा सिलेबस? 50 से 90% के बीच कैसा सीक्रेट फार्मूला रहने वाला है जिससे आप अच्छे खासे नंबर स्कोर गेन कर सकते हैं। मैंने भी यही सेम फार्मूला जब मैं 10th क्लास में था, बोर्ड एग्जाम 2017 था, उसमें मैंने ये अप्लाई किया था, उसी से मैंने अच्छे खासे नंबर गेन किए। आप भी बच्चों इस फॉर्मूले को ज़रूर यूज करें, इससे आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी गलती की बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बच्चों के द्वारा एक तो सबसे पहले बिना प्लान पढ़ाई करते हैं। बच्चों को ये पता नहीं रहता कि कौन सा सब्जेक्ट किस अनुसार पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर में कैसे चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनको वो ज़्यादा टाइम देते हैं, जबकि जो सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उन सब्जेक्ट में अगर वो वीक होते तो उनको टाइम कम दे पाते हैं। जिससे बच्चों होता ही है कि जिन सब्जेक्ट में वो वीक होते हैं उनमें और वो वीक होते चले जाते हैं, साथ में उसमें उनको नंबर कम मिलते हैं, जिससे होता है कि उनका स्कोर डाउन होता चला जाता है। अगर बच्चों आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए बोर्ड एग्जाम 2026 में, अगर आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए तो 6 सब्जेक्ट से अप्रोक्सीमेटली आपको 600 नंबर मिलने वाले हैं। एवरी सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर मिलेंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी यूज करें। किस सब्जेक्ट को कैसे एनालिसिस करना उसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। दूसरी गलती, पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना। बहुत से बच्चों की ऐसी थिंकिंग होती है, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय हमारे क्लासमेट्स में भी कुछ ऐसे थे जिनकी मानना था कि स्टार्टिंग 1 से 10 डेज के बीच में, जैसे मान लो आप हिंदी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो या इंग्लिश सब्जेक्ट कवर कर रहे हो या मैथ कवर कर रहे हो, तो उनका ऐसा लगता है कि बच्चों मान लो जिससे किसी बच्चे को लगता है कि एक साथ सिलेबस कवर कर लेते हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट में, मान लो जैसे मान लो साइंस में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 15 चैप्टर है, ठीक है, साइंस में। तो अगर आप डे 1 से स्टार्ट करके अगर आप डे 15 तक भी नॉर्मली अगर हर चैप्टर को डेली कवर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लग जाएंगे। जिससे होगा ये कि बाकी जो 5 सब्जेक्ट है बच्चों, उनको भी टाइम अप्रोक्सीमेटली ये लगा। अगर हर सब्जेक्ट को यहाँ पर 15 दिन दिए जाएंगे तो लास्ट 50 डेज के बाद अप्रोक्सीमेटली छठवें जो मेनली जो 6 सब्जेक्ट है उसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना मान सकते हो आप, है ना। 1.5 महीने या 60 डेज के बाद उसका नंबर आएगा, जिससे होगा ये कि जो पहला सब्जेक्ट है उसका आप कंप्लीट जो भी आपने पढ़ा है वो भूल जाएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों आप कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ हर डेली का प्लान बनाएंगे, जिसमें आपको डे 1 में सभी 6 सब्जेक्ट रहते हैं उनको बारी बारी से टाइम देना, चाहे आप 2 घंटे का टाइम दो हर सब्जेक्ट को, चाहे 1 घंटे का टाइम दो। ठीक है बच्चों, हर सब्जेक्ट के लिए आपको चाहे 2 घंटे मिले तो 2 घंटे 2 घंटे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। जिससे ये होगा कि हर सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ेंगे, साथ में कवर करते जाएंगे, दिमाग में एनालिसिस होता रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर है जिनको मैं कवर करता चल रहा हूँ, किन सब्जेक्ट में वीक होता हूँ, ताकि उनमें मैं अच्छा खासा टाइम दे सकूँ। थर्ड गलती ये करते हैं बच्चों, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना बच्चों। बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग ऐसे होती है कि माइंड में कि पूरा चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। मान लो आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों, तो मैथ को अगर या साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप उनको पढ़ रहे हो लेकिन उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात, अगर बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है तो किसी सब्जेक्ट को पहले तो आप नॉर्मली, अभी तो इतना टाइम नहीं रह रहा, मेनली नए सब्जेक्ट को नया टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है। जो प्रीवियस टॉपिक है जिनको रिवीजन करना है उसको आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है बच्चों। एक बार जनरली पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको उसको मेन मेन पॉइंट है उनको पढ़ना है। जैसे मान लो आप बच्चों अमल सार्क और लवण है, ठीक है बच्चों, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेनली उनमें जो मेन मेन टॉपिक है, जैसे अमल के साथ रिएक्शन कैसी होती है, सार के साथ रिएक्शन कैसी होती है ना, उनके साथ जो अभिक्रियाएं होती है धातु या धातु कार्बोनेट के साथ, ये मेन मेन टॉपिक हो गए, तो इनको आपको दिमाग में लिखना है।
ठीक है बच्चों, एक कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है कि अम्ल धातु के साथ कैसे रिएक्शन करता है, अम्ल अधातु के साथ कैसे रिएक्शन करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। सेम चीज़ शार्क के लिए। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे। फिर आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो आप मेन मेन पॉइंट के साथ कुछ लाइनें ऐड करते जाएंगे, जिससे आपका कंप्लीट फॉर्मूला के साथ आंसर बन जाएगा और आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टेप नंबर 1। ये गलतियां हो गई। अब अपन क्या करेंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे खासे 90 प्लस नंबर देखने को मिल सके। तो सबसे पहले बच्चों आरबीएसई बोर्ड द्वारा रिसेंटली मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, हर सब्जेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। आपको इस प्लेटफॉर्म में भी मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमने भी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, समझे कैसे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर पैटर्न रहने वाला है। रिसेंटली पेपर पैटर्न के हिसाब से भी चैप्टर वाइज आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों, साथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे भी हमने क्लासें आपको प्रोवाइड की है। उनको आप अच्छे से समझे। साथ में बच्चों जो अगर प्रीवियस एग्जाम पेपर हुए हैं, जैसे 2025 का बोर्ड एग्जाम पेपर हो गया, 2024 का बोर्ड एग्जाम, लास्ट जो 3 साल के बोर्ड एग्जाम पेपर हैं, उनको आप अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस करें। देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से रिसेंटली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो अमल शार्क 11 से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। न्यूमेरिकल किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, 4 नंबर के कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मान लो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, पता है आपको बोर्ड मॉडल पेपर पैटर्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लास्ट 3 साल में देखना है कि बच्चों कौन से 3 साल रहे हैं या कौन से वो चैप्टर रहे हैं जिनसे हर साल 3 नंबर से 4 नंबर के आसपास लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनको आप अच्छे से कवर करें, जिससे आपको अच्छे खासे नंबर मिले। एवरी सब्जेक्ट बच्चों 100 नंबर के आसपास रहने वाला है। 6 सब्जेक्ट 6 नंबर के आसपास 600 मार्क्स देंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी जरूर एनालिसिस करें। लास्ट 50 डेज के डेली स्टडी रूटीन की बात करूँ तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली आपको 9 से 10 घंटे डेली पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कैसे भी करो बच्चों, कुछ भी करना है, लेकिन दिन में और दिमाग में ये चीज़ जरूर फीड होनी चाहिए कि मेरे को लास्ट 50 डेज बाकी रह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली मेरे को 9 से 10 घंटे कैसे ना कैसे करके मेरे को पढ़ाई करनी है। चाहे आप पढ़ने जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, उसके अलावा भी आपको रूटीन टाइम निकाल के 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। डेली 6 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। 1 सब्जेक्ट 1 डे वाला रूल आपको फॉलो नहीं करना है, जिसमें आपको पूरा डे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट को अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे, जिससे ये होगा कि मेमोरी लॉस होती चली जाती है। हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक अगर अपने दिमाग में नहीं लाते, तो दिमाग उसे धीरे धीरे, है ना, भूलता चला जाता है, जिससे होगा ये कि आप इनके आंसर भूल सकते हैं। इसलिए बच्चों हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। साथ में नाइट रिवीजन के तौर पर आप मैथ सोल्व कर सकते हो, या आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। जिससे होगा ये कि बच्चों आपको रात में नींद देखने को नहीं मिलेगी और आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी और आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। डेली सब्जेक्ट रूटीन जिसमें हमने टाइम टेबल बनाया है, सेम टाइम टेबल मैंने भी फॉलो किया। आपके लिए अगर उचित लगे तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। हालांकि ये सब्जेक्ट जो मैंने रखे हैं वो बेहतरीन टाइम के अनुसार रखे गए हैं। सुबह 5 से 8 बजे का टाइम बेहतरीन टाइम रहता है स्टडी के लिए, जहाँ पे आपको शोरगुल देखने को नहीं मिलता। इस समय दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और मेमोरी पावर पीक लेवल पे होती है। सुबह 5 से 7 के बीच बच्चों आपको साइंस पढ़नी। ये 2 घंटे रहने वाले इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको साइंस के अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट उनके डायग्राम भी आपको फॉलो करने हैं। शुरू के जो 1.5 घंटा रहेगा उसमें आपको सब्जेक्ट के चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट के जो 30 मिनट्स रहेंगे उनमें आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट डायग्राम रहने वाले चित्र, उनको आपको, ठीक है, बनाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलने वाला है। इसलिए डायग्राम को भी जरूर कंप्लीट करें। इंग्लिश सेशन को आपको 1 घंटा देना है। ठीक है बच्चों, है ना। 7 से 8 का भी जो सुबह का टाइम रहेगा, वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक चैप्टर कवर करना है, चाहे कोई सा भी करो आप। ग्रामर लेवल के लिए आप नाइट टाइम में इसका रूटीन जरूर करें।
7 से 8 के टाइम में सुबह आप इंग्लिश को पढ़े, अच्छा खासा टाइम रहने वाला है। इस समय आपको शोरगुल भी नहीं रहेगा हल्का-फुल्का, और आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर पाओगे। इसके बाद शाम को 4 से 6 बजे की सबसे लिए बेहतरीन टाइम रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। लास्ट के 2 घंटे रहने वाले शाम को। स्कूल टाइम मेनली बच्चों यहाँ पर 10 से 4 बजे के बीच रहता है। गवर्नमेंट स्कूल टाइम रहने वाला है। साथ में जो प्राइवेट टाइम रहता है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, वहाँ पे लास्ट 3 बजे के बाद छुट्टी हो जाती। ठीक है बच्चों, तो मेनली यहाँ पर 4 बजे के बाद अगर आप फ्री होते हैं स्कूल टाइम से, अगर वेकेशन टाइम रहता है, अभी जैसे सर्दी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस टाइम में आप दिन में भी इसको फॉलो करें। शाम को 4 बजे के बाद फ्री होने के बाद 10-15 मिनट आप रेस्ट करें। उसके बाद 4 से 6 बजे के बीच शाम को मैथमेटिक्स सोल्व करें, जिसमें आपको अच्छे खासी यहाँ पर 2 घंटे मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए। उसमें आप 1 से 2 प्रश्नावली कवर कर रहेंगे, जिससे आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद बच्चों आप शाम को 6 से 7 के बीच में वॉक करें। ठीक है बच्चों, हल्का-फुल्का वॉक आपके लिए अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। साथ में हल्का-फुल्का आप स्नैक्स कर सकते हो, हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेवे, नाइट मील नहीं लेवे। इससे होगा ये कि बच्चों आपके एनर्जी मिलेगी नाइट टाइम के लिए। अगर आप खाना खा लोगे तो नाइट में आपको नींद आने के पूरे-पूरे चांसेस रहने वाले। इसीलिए नाइट टाइम में मील नहीं लेवे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच आप पढ़ेंगे सोशल साइंस, जिसमें आपको सोशल साइंस को मिलेंगे टोटल 2 घंटे मिलने वाले हैं, जिसमें आपको सोशल साइंस के शुरुआती 1.5 घंटे में आपको सब्जेक्ट कवर करना है, मेनली इसमें चैप्टर कवर करने हैं, जबकि बच्चों जो लास्ट के 30 मिनट रहेंगे उनमें आपको मैप कवर करना है। ठीक है बच्चों, भारत के प्रमुख ऊर्जा स्रोत कहाँ है, ठीक है, उनको आपको मैप में दर्शाना है, इंडियन मैप लेना है। ठीक है बच्चों, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट जगह दी हुई चैप्टर के अनुसार उनमें आपको सोल्व करना है। मैपिंग से भी आपको 4 नंबर देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए डेली मैप की प्रैक्टिस करें तो इससे आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। रात के 9 से 10 बजे के बीच की बात करें तो इसमें आपको 1 घंटा मिलने वाला है, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट को सोल्व करना। ठीक है बच्चों, हिंदी में आप नॉर्मली पोएम से लेकर जो भी आप करना चाहते हो 9 से 10 के बीच 1 से 2 चैप्टर कवर करें, अच्छे से एनालिसिस करें। नाइट टाइम में आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है नाइट टाइम में। ठीक है बच्चों, 10 से 11 के बीच में आप पढ़ेंगे संस्कृत, इजी सब्जेक्ट रखें। नाइट टाइम में मेनली यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम में आपको नींद नहीं आती, जिससे यहाँ पर 7 से 9 के बीच हमने सोशल साइंस को रखा है। उसके बाद मेनली यहाँ पर थकावट आने की वजह से सेडेशन आ सकता है, तो 9 से 11 के बीच में मेनली हिंदी और संस्कृत इजी सब्जेक्ट रखे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से इस अनुसार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे खासा टाइम मिलेगा और आप अच्छे से इन इजी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। 11 से 12 के बीच में मेनली आप ग्रामर सोल्व करें। ग्रामर के फॉर्म में मेनली आप हिंदी ग्रामर भी ले सकते हो और इंग्लिश भी, है ना। ठीक है बच्चों, इंग्लिश तो एक दिन आप हिंदी ग्रामर पढ़े, एक उसके अगले दिन इंग्लिश ले ले, फिर उसके अगले दिन वापस संस्कृत ग्रामर ले ले। ठीक है बच्चों, तो वीकली यहाँ पर हर तीनों जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, उनके लिए 2-2 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, संडे को आप रेस्ट ले सकते हैं 11 से 12 के बीच में। ठीक है बच्चों, 11 बजे के बाद आप सो सकते हो, फिर अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 5 बजे उठ कर सेम फॉर्मूला डेली अपने काम में लेवे। ठीक है बच्चों, लास्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी में जो शुरुआती भी 30 डेज स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें आपको सिलेबस को कवर करना है, साथ में रिवीजन करना है। नए चैप्टर को बिल्कुल भी ना छेड़े, जो नए टॉपिक्स बाकी रह रहे हैं, ठीक है बच्चों, उनको मेनली आप छेड़े नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं उनको पढ़ सकता हूँ, मैं मेमोराइज कर सकता हूँ, ईजी तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो उनको आप स्टार्ट करें, अन्यथा आप उनको स्टार्ट नहीं करें। बाकी जो सब्जेक्ट बाकी रह रहे हैं उनको आप कवर करें। लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे उनमें आपको मॉडल पेपर सोल्व करना, साथ में उनकी प्रैक्टिस करनी है। और रिसेंटली जो लास्ट 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025, 24 और 23, उनको आपको सोल्व करना है एवरी सब्जेक्ट के। मेनली मॉडल पेपर के लिए संडे परफेक्ट टाइम रहेगा, इसलिए आप संडे को सोल्व करें। लास्ट 10 डेज में फाइनल रिवीजन आपको करना है। पहले 30 डेज में क्या करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर को एनालिसिस करें। ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर के अनुसार जो मेनली पेपर पैटर्न रहने वाला है उसके अनुसार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप कवर करें। शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, एमसीक्यू भी कवर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में पार्ट टाइम में आपको अप्रोक्सीमेटली 18 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले, इसलिए एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। एवरी सिंगल क्वेश्चन को आप सोल्व करें।
लास्ट 10 डेज मॉडल पेपर स्ट्रेटेजी में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करने और मॉडल पेपर भी रहने वाले, इसलिए उनको भी सोल्व करें। एवरी मॉडल पेपर के लिए आप टाइम स्टार्ट करें। हर पेपर को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3.25 घंटे के आसपास, मेनली आपको 3.5 घंटे मिलेंगे, लेकिन आपको उस पेपर को मेनली 3 घंटे में सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आधे घंटे से पहले अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे आप 3.5 घंटे में पेपर सोल्व कर पाएंगे। खुद से चेक करें कि मैंने कैसे आंसर लिखे, किन क्वेश्चंस में मैंने गलतियाँ की है, ताकि उनको मैं दोबारा दोहराऊँ नहीं। वीक टॉपिक कौन से रह रहे हैं उनको आप सुधार सके तो उनको सुधार करें, ताकि आप अच्छे खासे उनमें पॉइंट से पढ़ सके और अच्छे खासे नंबर गिन सके। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो आसान सवाल पहले करें। पूरे क्वेश्चन पेपर को शुरुआत में आप अच्छे से पढ़ें कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे पेपर में, कैसा पेपर का लेवल रहने वाला। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन सबसे पहले मेनली आपको ग्रेडिंग वाइज करना है। जैसे आपको ए ब्लॉक दिया है, बी ब्लॉक दिया है, तो उसी के अनुसार सोल्व करें। बी ब्लॉक के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो सबसे पहले बी ब्लॉक के करें, बी पार्ट के करें। सेक्शन ए से फिर आपको अगर सेक्शन ए से आ रहे हैं तो सेक्शन ए से करें। साफ लिखावट में लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे, हालांकि लिखावट के यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एग्जामिनर रहेगा उसको चेक करने में आसानी रहेगी। और टाइम मैनेजमेंट का कंप्लीट ध्यान रखें। हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना, ज़्यादा लॉन्ग ना लिखे। अगर 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछा गया तो 2 से 4 लाइनों में आंसर देना है। नेक्स्ट 50 डेज न्यू फ्यूचर रहने वाला बच्चों, इसी फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे आपको 100% सेम से मेरे को अच्छे खासा रिजल्ट मिला है। अगर आपका 60 स्कोर अभी बैठ रहा है तो आप बोर्ड एग्जाम के आसपास आपको 90+ नंबर देखने को मिलेंगे। इस फॉर्मूले को जरूर यूज करें, आप कर सकते हो बच्चों। मेनली बोर्ड एग्जाम के लास्ट 50 डेज रह रहे हैं। जिस बच्चे ने अगर ठान रखा है कि मुझे अच्छे खासे नंबर आने हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करके और अपने स्वास्थ्य को सुधार रखकर आप अच्छा खासा कर सकते हो। बी हेल्थी एंड हैप्पी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर स्पेशली बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन देखने को मिलने वाले